हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, सेंटर ऑफ मास का चौथा एपिसोड, फोर्थ लेक्चर। 3 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर। आइए तो अगला क्वेश्चन बेटा, जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे देखा जाए। यह एक बोट है, यहाँ पर एक पर्सन है इस किनारे पर जो 40 kg का है, दूसरा पर्सन है इस किनारे पर जो 60 kg का है। बोट की लेंथ L है, लंबाई बोट की बेटा L है। वाटर चलिए, अब हम लोग को बताना क्या है कि यह है पर्सन A और ये दूसरा है B। A वाला इधर जाता है, कहाँ पर? B वाले पोजीशन पर, और B वाला आता है A वाले के पोजीशन पर। तो when A goes to B and B goes to A, यानी कि A वाला कहाँ पहुँच जाता है? B पर, और B वाला कहाँ पर आ जाता है? A पर। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि what is displacement of center of mass of boat? ओके, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट? बोट के सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओके, चलिए और भी कुछ बातें। नंबर 1, नंबर 2, रियल या यूँ कहें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बोट एंड ग्राउंड, ए का डिस्प्लेसमेंट। फिर नंबर 3 पे आ जाइए, ठीक है। ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बोट एंड। तो अभी लास्ट जो एपिसोड हम लोग का था लेक्चर 3, तो लेक्चर 3 में हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हाँ, अंतर वहाँ पर यह था कि मात्र वहाँ पर एक पर्सन था, एक आदमी था। यहाँ पर 2 हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। चलिए ओके, चलिए तो मैं शुरू करूँ? हाँ, यहीं पर वीडियो को रोकिए, आप सॉल्व करिए, अपने आप को चेक करिए, देखिए कि यदि 2 पर्सन कर दिया जाए तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। अब आइए आंसर मिलाइए। हाँ, क्वेश्चन को नोट करिए होंगे, नोट करिए जल्दी से। हो गया? चलिए अब मैं इसे हटा दूँ और मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अपना आंसर मिलाइए, देखिए। हाँ, अपना आंसर मिलाइए। चल देखा जाए, यहाँ पर ए, तो पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर पहले तो सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? सेंटर ऑफ मास, ये वाटर है ना, ये वाटर है बेटा। तो बोट और वाटर के बीच में यहाँ पर पहले तो ये देखिए कि फ्रिक्शन है कि नहीं है। फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होता है। तो यह पहले चेक करिए कि क्या यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो मीन्स कि यहाँ पर जानते हैं कि फ्रिक्शन ऑफ वाटर का फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन ऑफ वाटर 0 होता है। तो जब फ्रिक्शन है नहीं तो अब आप कह सकते हैं कि क्या ये शो कर रहा है कि F एक्सटर्नल बराबर 0, यानी कि बाहर का कोई फोर्स नहीं है। तो जब बाहर का कोई फोर्स नहीं है तो 2 बातें तो क्लियर हो गई। क्या? कि डेल्टा एक्स सी एम ऑफ सिस्टम किसी एक का नहीं, पूरे सिस्टम का। तो डेल्टा एक्स सी एम ऑफ सिस्टम क्या बना रहेगा?
जीरो रहेगा। फिर वही बात, क्या डेल्टा वी सी एम वी जीरो रहेगा। तो डेल्टा एक्स सी एम आप सिस्टम जीरो रहेगा, डेल्टा वी सी एम जीरो रहेगा, और डेल्टा ए सी एम तो जीरो रहेगा ही रहेगा। चलिए ये सारी बातें होंगी। मीन्स कि अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, कौन कौन है, तीन वस्तुएं हो गई। नंबर ए मीन्स नंबर फर्स्ट दिस, नंबर सेकंड दिस, ये दो आदमी हो गए, और यह जो बोट है बेटा, यह बोट, अब ये तीसरा थर्ड पार्ट है बोट हो गया। तीन, तो तीन वस्तुएं हैं यहाँ पर, और तीनों का मूवमेंट इस तरह से हुआ, तीनों इंडिविजुअली तीनों मूव करेंगे, इंडिविजुअली तीनों मूव करेंगे। ए भी करेगा, ए तो कर ही रहा है, क्वेश्चन में दिया है। बी भी कर रहा है, बोट मूव करेगा कि नहीं करेगा ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो बाय कंसेप्ट बाय थियरी आप जानते हैं कि जब एक ए वाला 40 kg का है और बी वाला 60 kg का है, यदि दोनों बराबर होते, 50-50 मान लीजिए यदि होते दोनों, तो जितना इधर उतना उधर, यानी कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर यह 40 kg का है और यह 60 kg का है, मीन्स कि इधर यह हैवियर है, इधर ये लाइटर है, हल्का है, वो भारी है। जब वह इधर आएगा और यह उधर जाएगा तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, यानी सपोज किया जाए कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यह है, यह पॉइंट है सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का। ओके, तो जब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यह है, तो यह तीन वस्तुएं हैं यहाँ पर, तीन, दो आदमी और एक बोट, यानी कि तीन मास हैं। तीनों मास का मूवमेंट इस तरह से होगा कि यह सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है, यह वहीं पर क्या बना रहेगा, जहाँ पर है वहीं पर यह कंजर्व बना रहेगा। जहाँ पर है यह सेंटर ऑफ मास, वहीं पर यह कंजर्व बना रहेगा, मीन्स कि अपने जगह से यह डिस्प्लेस नहीं होगा। तो आप इसे जब यह कंजर्व बना रहता है तभी आप कहते हैं कि डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू जीरो मीन्स क्या कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए डेल्टा एक्स सी एम विल बी जीरो, सेंटर ऑफ मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पोजीशन में से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन चेंज डेल्टा एक्स विल बी जीरो, मीन्स क्या कि सेंटर ऑफ मास विल बी कंजर्व। अब ये कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स होता है जीरो तब। तो दो तीन बातें हो गई, फ्रिक्शन का वाटर फ्रिक्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर और बोट के बीच का फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो डेल्टा एक्स सी एम ऑफ द सिस्टम में जीरो होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा। वी सी एम पहले से वह सिस्टम पूरा रेस्ट में है, अदरवाइज यदि वी सी एम पहले से मान ली कि बोट 2 मीटर पर सेकंड से जा रही होती और एक पर्सन इधर और दूसरा उधर जा रहा होता, तो उसका वी सी एम यानी कि मालिक सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होती, तो वह 2 मीटर पर सेकंड ही बनी रहती, यानी कि वी सी एम जो भी होता उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए वी सी एम डेल्टा वी सी एम बराबर क्या बना रहेगा, जीरो बना रहेगा, यानी कि वी सी एम का मान जो भी रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स सी एम आप द सिस्टम में जीरो है। अब इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लिखा गया है वही बात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या बना हुआ है, कंजर्व बना हुआ है, यानी अपने जगह पे कांस्टेंट रहेगा। हो गया, ये तो पहले बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थियरी जिसको जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसके बाद में न्यूमेरिकल को करेंगे कैसे, चलिए। तो इसका क्या फार्मूला है, एक्स सी एम, डेल्टा एक्स सी एम का फार्मूला लगाइए। डेल्टा एक्स सी एम बराबर कितना होता है उसका फार्मूला लगा दीजिए। चलिए, डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या होता है भाई, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या होता है, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू डेल्टा x, यानी कि x मान लिया जाए या x3 मान लिया जाए, x3 अपान क्या, अपान क्या बेटा, टोटल मास कितना होता है m1 प्लस m2 प्लस m3,
m1 प्लस m2 प्लस m3. यस, दिस इज द फार्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास. मीन्स कि डेल्टा एक्स सी एम, सेंटर ऑफ मास से चेंज कितना होता है, ये होता है. हो गया यहाँ तक क्लियर? आ जाओ बेटा, ये तो फार्मूला है. अब जानते हैं, अभी अभी फार्मूले में आपने बोला है कि ये तो जीरो होगा, बोला है ना अभी ये जीरो होगा. डेल्टा एक्स सी एम जीरो होता है, सेंटर ऑफ मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो जीरो कर दीजिए. जीरो बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 x3. अब सवाल यह है कि यहाँ पर हमने तीनों को क्यों जोड़ दिया, 3 क्यों ले लिया सम? बस वही रीजन. इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, अभी लॉग वाला सवाल था पीछे, एक कैट थी, 2 क्वेश्चन वहाँ पे लिया गया था एक ही तरह का. तो वहाँ पर क्या हुआ रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ था, कैसे सॉल्व किए थे आप? कैट लॉग के ऊपर थे, एक आदमी, पिछला एक और क्वेश्चन था वहाँ पर, एक लॉग था, उस पर एक बॉय था, तो बॉय उसके ऊपर था, दोनों क्या किए थे, सम किए थे ना. अब यहाँ पर बोट पर 2 आदमी है, एक और ये 2. बोट का अपना मास m3 है, बोट का अपना मास m3 है. ये क्या है, बोट का अपना मास, बोट का अपना मास. तो बोट का अपना मास दिया हुआ था m3 बराबर 100 kg. बोट का अपना मास ये है m1, ये है m2 और बोट का अपना मास m3 है बेटा. तो m3 इक्वल टू 100 kg. ओके, चलिए अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब या जीरो है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा. ये वाला फैक्टर जो है, जब का या जीरो है, जो बेटा ये जीरो है ना, तो इसको जीरो पर रख दो, रख दिया. अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा. तो ये है हम लोग का फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन. अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करिएगा. तो ये m1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पर. चलिए देखिए, हाँ हटा दें, फार्मूला याद हो गया होगा. चलो बेटा, अब देखिएगा इसको, यहाँ से आगे अब क्या करेंगे देखिए. तो फार्मूला आपको पता है, जीरो या पहले m1, देखो बेटा m1 कितना है, m1 40. कितना दूर गया है यह l, तो 40 इंटू l. इधर को जाने को हम लिए हैं प्लस, तो इधर को जाने को लेना होगा माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा. तो इधर को यदि राइट हैंड ले रहे हैं प्लस, तो लेफ्ट हैंड को लेना होगा माइनस. तो 40l प्लस क्या बेटा 60, वो भी चूंकि यहाँ पर आया है, तो -l प्लस और क्या प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 मीन्स कि 40 प्लस 60 प्लस 100 हो गया. और क्या x3, तो x3 का साइन क्या होगा बेटा, x3 का साइन अपने पास रखेंगे नहीं, क्योंकि वही तो निकालना है. तो जो भी प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस ना, तो उसकी साइन नहीं रखेंगे अब जिसको निकालना होता बेटा. देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू 0. नाउ सॉल्व दिस. तो जब सॉल्व करिएगा तो ये होगा 40l माइनस 60l प्लस यहाँ पे 200 x3 हो गया, 200 x3, और ये सब कुछ मिला के बराबर क्या हो गया 0. चलिए अब 200 देखिए, अब यहाँ पे क्या हो बेटा, तो 40l माइनस 60l यानी कि -20l माइनस 20l प्लस 200 x3 बराबर 0, या x3 बराबर कितना हुआ देखिए, x3 बराबर कितना हुआ, तो x3 बराबर 20l उधर चला गया, 20l उधर चला गया बेटा, प्लस हो गया, तो 20l अपान 200 से डिवीजन हो जाएगा, तो 200 से डिवीजन हो गया, 20 कितना हो जाएगा बेटा 2 5, हाँ x3 बराबर कितना हो गया बेटा l अपान 5. तो x3 इक्वल टू l अपान 5. नहीं ना क्या बेटा 2 10 हुआ ना, l अपान 10 क्लियर. तो l अपान 10 x3 इक्वल टू l अपान 10 मीटर.
L/10 मीटर। अब बोट की लंबाई को यदि कुछ मान लिया जाए, चलिए हाँ कुछ मान लेते बेटा, तो बोट की लंबाई को लेंथ ऑफ द बोट, लेंथ ऑफ बोट L इक्वल टू मान लेते बेटा, L इक्वल टू 15 मीटर मान लेते हैं, L इक्वल टू 15 मीटर हो, चलेगा। अब क्लियर हो गया है। देखिए तो x3 कितना आया, x3 कितना बेटा, L/10। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो L का मान कुछ भी हो, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में रख देंगे। 12 मीटर दिया है, 12 मीटर दिया है तो वो ले लेंगे, 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, जो भी कुछ रहेगा। तो x3 की वैल्यू कितनी है, हम लोग माने हैं 15, तो चलिए तो 15/10 मीन्स कितना हुआ, 3/2 मीन्स क्या, प्लस आ रहा बेटा 1.5 मीटर आया ना, 1.5 मीटर। तो यह बोट में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 1 + 5 मीटर। यह देखिएगा, जो इधर जाने को हम लोग लिए थे प्लस और इधर आने को लिए थे माइनस, बोट में डिस्प्लेसमेंट आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब कि यह जो बोट है जहाँ पर इसका पोजीशन था, जैसे मान लीजिए कि यह इंड पोजीशन था बोट का, यह इधर चला गया, राइट हैंड जाएगा ना, क्योंकि राइट हैंड में पॉजिटिव है और आया है आंसर पॉजिटिव 1.5। तो अब बोट का डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हो रहा है, बोट जहाँ थी वहाँ से 1.5 मीटर इधर आ गया, राइट हैंड आ गई, बोट विल शिफ्टेड 1.5 मीटर राइट। ओके, ऐसा क्यों, अब चलिए अब देखा जाए, यह 60 kg हैवियर मास था ना और यह लाइटर मास है, तो हैवियर मास 60 kg यहाँ पे आ गया, तो देखिए बेटा इधर आ गया और इस सेंटर ऑफ मास को रहना है मेंटेन, सेंटर ऑफ मास को रहना है मेंटेन ना, यानी कि सेंटर ऑफ मास को वहीं पे रहना है, तो वहीं पर रखने के लिए, सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए बोट अपने को क्या करेगी, शिफ्ट करेगी, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पर बना रहे। और वो वैल्यू कितनी आई, 1.5। ओके, तो एक आंसर तो हो गया हम लोगों का। देखिए एक आंसर, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है एक ही में, आपको एक ही कोई सॉल्व करने को आएगा। तो एक हो गया कि बोट अपनी जगह से कितना मीटर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड शिफ्ट करेगी, इसका आंसर कितना मिला हम लोगों को, तो बोट 1.5 मीटर राइट हैंड शिफ्ट करेगी। बोट शिफ्टेड ना डेल्टा x इक्वल टू 1.5 मीटर किधर, टुवर्ड राइट डायरेक्शन। ओके, एक आंसर तो क्लियर हो गया। अब आ जाइए, चलिए हाँ क्लियर हो गया सब लोग, आ जाओ बेटा। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। जानते हैं कि जब हमें बताना होता है हमको कि सेंटर ऑफ, यानी कि किसी, जैसे मान लो कि अभी से पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हम लोग कि जिस पर जितना चला जाता है उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ग्राउंड पर जितना चला गया होगा तो वह डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड पर होगा, लॉग पर जितना चला गया होगा उतना ही उसका रियल डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं अब कहूँ कि देखिए क्या, अभी किसका आंसर दे जा रहे हैं हम लोग, अगला पार्ट ए का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, चलिए नंबर 1 कर दिया जाए, बोट के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो कितना हुआ, तो बोट पर जितना चला, यहाँ पे था कितना, इस पॉइंट पर था, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया और यह माने हैं हम लोग 15 मीटर, तो आंसर आया 15 मीटर रियल में जितना चला है उस पर, रियल में इस पर जितना चला है। अब ग्राउंड पर देखिए क्या हो रहा है, ग्राउंड पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वाटर के साथ रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चला है। चलिए ग्राउंड पर कितना चला बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए से उसको बी पे जाना था,
ये वाला ग्राउंड पर निशान मारिए, यहाँ पर पॉइंट ना, यहाँ पे निशान मार दिए। चलिए अब यह 15 मीटर है बेटा, L बराबर 15 माने हम लोग, तो 15 मीटर बोट पे तो चला ही चला, लेकिन उसी समय बोट भी आगे जा रही है, उसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में 1.5। तो बोट पर पहुंचने के लिए उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए, ए से बी पर जाने के लिए ग्राउंड के सापेक्ष कितना चला होगा, तो ग्राउंड के सापेक्ष कितना चला होगा बेटा, कितना चला, बोट खिसक गई है ना उधर 1.5, तो कितना चला होगा 15 मीटर प्लस 1.5 मीटर, हाउ मच 16.5 मीटर। ओके क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब दूसरे पर आ जाइए, बी वाले का देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर भी दो पार्ट बनेंगे, दो क्वेश्चन के, पहला पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू बोट, तो इधर को माने हैं हम लोग प्लस, तो इसको लेना होगा माइनस। तो कितना चला है अपनी जगह से, ये चला है पूरा लेंथ चला होगा बोट पर पूरी लंबाई चला है, तो ये भी 15 मीटर चला है। लेकिन अब इसके क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे -15 मीटर, दैट इज द आंसर। तो इसका होगा प्लस, तो इसका होगा माइनस, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। अब इसका बी वाले का हो रहा है बेटा, बी वाले का हम लोग देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चलिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, इक्वल टू, हाँ कितना आएगा देखिएगा। अब बेटा ये चल रहा है कितना, -15 मीटर, तो -15 मीटर तो चला ही बोट पर, लेकिन बोट इसको बैक करे कितना 1.5 मीटर, तो ग्राउंड पर यदि देखा जाए तो कितना चल रहा है, तो ग्राउंड पर बेटा यहाँ से यहाँ जाना था उसको, तो यहाँ पर यदि वो बोट रेस्ट में होती तो यह 15 मीटर चलता, लेकिन बोट ने क्या किया, उसको 1.5 मीटर पीछे कर दिया। तो या वैसे देखें, देखो बेटा वैसे देखें तो 15 प्लस है इसका, 15 माइनस है, 15 मीटर माइनस है, और ये 1.5 इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस 1.5 मीटर, तो हाउ मच 13.5 मीटर, तो माइनस 13.5 मीटर, दैट इज द आंसर। हो गया बेटा। तो ये था हम लोगों का ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि जब किसी प्लेटफॉर्म पर, बोट पर, लॉग पर, प्लांग पर, किसी भी चीज़ पर दो वस्तुएं रखी हुई हों, दो कैट हों, दो मंकी हों, कुछ ऐसे करके पूछा जाएगा कि दो कैट हों, दो लड़के हों, दो मंकी हों, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा। तो देखो ये है कैसे सॉल्व करेंगे, ये है तरीका, समझिए अच्छी तरह से, फिर से एक बार देख लीजिए, मैं समझा दूँ। चलो बेटा, यहाँ पर यह पहली बात यह कि यह बोट है, ये वाटर है, तो बोट और वाटर के बीच का फ्रिक्शन कितना है, 0। तो फ्रिक्शन 0 यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा, VCM कंजर्व रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंजर्व रहेगी, सेंटर ऑफ मास का आइसोलेशन कंजर्व रहेगा। तो जब कोई चीज़ कंजर्व रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है, संरक्षित रहती है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, तो डेल्टा XCM 0 हो गया, डेल्टा VCM 0 हो गया, डेल्टा ACM 0 हो गया, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वह अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। अपनी जगह पर कांस्टेंट रखने के लिए चूंकि मास के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजिंग हो रही है बेटा, और सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द रेफरेंस, चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। तो अब यहाँ पर 40 kg मास इधर जा रहा है, 60 kg इधर जा रहा है, यानी कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें चेंजिंग हो रही है। तो जब दो इधर उधर होंगे तो सेंटर ऑफ मास को कंजर्व रखने के लिए बोट को भी इधर उधर होना होगा, यही आपका मेन कंसेप्ट है। और अब आपने लगा दिया फार्मूला
क्या डेल्टा HCM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, क्योंकि 3 है यहाँ पर, M3 X3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। लेकिन जो तीसरा बोट वाला है, तो बोट के ऊपर चूंकि दोनों आदमी हैं, तो जब बोट का मास रखना होगा बेटा M3, तो उसमें दोनों का सम कर देंगे। ठीक, तो दोनों का सम M1 प्लस M2 प्लस M3 कर देंगे। बाकी का काम, बाकी का कैलकुलेशन आपके सामने है, हो गया। फैंटास्टिक। अगला क्वेश्चन। हाँ, अब अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इसको आप करिए अपने मन से। हाँ, मैं इसको सॉल्व जैसे मैं बताया हूँ ठीक वैसे अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सपोज करिए कि यह एक वुडन, नहीं बेटा, यह एक वुडन लॉग है या प्लॉन्क है, वुडन प्लॉन्क ना, यह एक वुडन प्लॉन्क बेटा, और इसका मास है, वुडन प्लॉन्क का मास है 8 kg। इस पर 2 लड़के खड़े हैं बेटा, एक इधर है, एक, तो यह है 60 kg, और एक इधर है, यह है 80 kg। यह है 80 kg, और पूरे प्लॉन्क की जो लेंथ है बेटा, L का मान है 20 मीटर, 20 मीटर, और सरफेस कैसा है, स्मूथ। ए, हाँ, अब इसका नाम कुछ दे दिया जाए, यह है ए, यह है बी। ए वाला जा रहा है बी पर और बी वाला आ रहा है ए पर। हाँ, चलो, तो ए कहाँ जा रहा है, ए मूव्स टू बी, और बी मूव्स टू ए। ए वाला बी पर गया और बी वाला ए पर गया, ए वाला बी पर, बी वाला ए पर गया। ठीक, ओके। फिर वही सेम क्वेश्चन कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और बाकी इन दोनों का भी निकाल लिया जाए। ए वाले का रियल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बोट एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही बी वाले का विथ रिस्पेक्ट टू बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए मार दीजिए फटाफट सारे आंसर, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हो बेटा ना। हाँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हो, ये सारे आंसर निकाल दीजिए, जो भी संभव है, ट्राई टू डू। हो गया, चलो मैं शुरू करूँ। चलिए वहीं पर रोक करके अब सॉल्व कर लीजिए। जस्ट वैसे ही जैसे अभी किए, जस्ट वैसे ही। आ जाओ, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, हाँ, ये सारी बातें नोट कर लिए होंगे। चलो अब आंसर देखिए बेटा, आंसर देखिए, वही सारी बातें वैसे ही। क्या कि डेल्टा HCM का मान 0 होना है। सेंटर ऑफ मास इसका जो भी कुछ होगा, मान लीजिए कि यह है इसका सेंटर ऑफ मास, तो क्या बना रहेगा, वह कंजर्व बना रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग नहीं होना है, ये वहीं पर रहेगा। यह तभी हो सकता है जब इसके पोजीशन में चेंज 0 हो, डेल्टा HCM बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, मेन फार्मूला वही डेल्टा HCM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3। अब M3 में ध्यान दीजिएगा कि M3 जब निकालना होगा तो कैसे रखेंगे। फार्मूला में तो हम लोग M3 लिख देते हैं, लेकिन जब निकालना होता है तो फिर रियल वैल्यू क्या होगी उसकी,
अपॉन सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3। जहाँ पर m3 एक्चुअली कितना है तो चाहिए तो यहीं पर एक्चुअल मास रख दिया जाए, जहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्स, और यहाँ पर भी वही बात, m3 रियल में कितना है तो m1 प्लस m2, जब m3 रखना होगा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 रखा जाएगा। सवाल ये क्यों? क्योंकि ये दोनों इस प्लांक के ऊपर है, तो जब प्लांक का मास रखना होगा तो उस क्या करेंगे, उसमें दोनों का मास सम कर देंगे। हो गया। चलिए, चूंकि ये 0 है, 0 बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 x। ओके, अब आ जाओ, ये 0 है, x यही है हम लोग का मेन फार्मूला, यही है हम लोग का मेन फार्मूला। चलिए, हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक, हो गया। चलिए, अब आ जाइए, अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और जैसे अभी सॉल्व किया गया था ठीक वैसे ही इसका आंसर निकाल दीजिए। चलो, ठीक वैसे इसका आंसर निकाल दीजिए जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हुआ है, बोट वाला जो क्वेश्चन किए हुए हैं ना, ठीक वैसे ही इसका आंसर निकालिए। आ जाइए। चलो, अब देखा जाए क्या होगा इसका फाइनल आंसर। हाँ, इसका फाइनल आंसर कितना होगा जरा देखिए। अभी अभी आया है, लिखे थे हम लोग क्या, m1 प्लस m1 x1 मीन्स कि यह 60 है, इधर जाने को राइट हैंड में प्लस लेना है, लेफ्ट हैंड जो आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड जो आ रहा है बेटा, यहाँ पर कौन है, आदमी बना दिया भाई, आदमी है, तो जो लेफ्ट हैंड आ रहा है उसको माइनस लेना होगा। तो राइट हैंड इज 60 इंटू क्या, यहाँ से जा रहा है वहाँ पर 20 प्लस लेना है। चलिए, प्लस, अब यहाँ पे क्या है 80, ये माइनस में लेना होगा, -20 प्लस टोटल, चलिए वो 60 प्लस और क्या 80 प्लस ये कितना है 8, तो 8 हो गया, और क्या x3 मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लांक। हाँ बेटा देखो यहाँ पे x3, हाँ तो x3 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांक। अब ये बराबर कितना है, ये सब कुछ बराबर है 0। सॉल्व कर दे बेटा ऐसा, तो ये हो गया कितना 60 इंटू 2 1200 हो गया, प्लस तो ये माइनस है, माइनस कर दिया जाए, 8 इंटू 2 1600, तो 60 गुणे 20 बेटा 1200 हो गया, और ये 80 और 2 तो ये 1600 माइनस 1600 हो गया, प्लस कितना 148, देखो 60 और 80 140 हो गया, और 8 148 x3 बराबर 0 हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, देखो बेटा यहाँ पे कितना आया -400 आया, -400, ठीक है -400, तो अब ये हुआ, हाँ ये -400, हाँ बेटा देखो इसमें माइनस आ रहा है 1200, हाँ ठीक है, तो हाँ, और पहले उसमें वाले पीछे वाले में कितना आया था, पॉजिटिव आया था, यहाँ पे माइनस, नहीं अभी यहाँ पे प्लस ही आएगा, हाँ ठीक है। चलिए फिर अब तो -400 प्लस यहाँ पे कितना 148 x3 बराबर 0 ना बेटा, अच्छा उधर जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव ही आएगा बेटा, तो 148 x3 इक्वल टू क्या 400, तो x3 बराबर कितना, सॉल्व कर दीजिए 400 अपॉन 148, 2 से काट के छोटा कर दो बेटा पहले, तो 200
और 148 बेटा, तो 50 और 50 74 हो गया, तो 74 हो गया। और छोटा कर दो, ये 100 हुआ 20 और 74 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 और 7 37, तो 37 मीटर। 100/37 मीटर तो छोटा होगा नहीं, कटेगा नहीं, डिवीजन कर दीजिए। तो 100/37 है बेटा, डिवीजन कर दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो 2। चलिए 1 10 हो जाए बेटा, 10 4 का ये 6 हो गया और 9 7 2 26 हो गया। चलो बेटा, हाँ यहाँ पे अब देखो 26 हो गया, पॉइंट लगा दिया जाए, 0 हो जाएगा, और 3 है, लगभग 8 बार डिवीजन हो जाएगा। चलिए तो यदि 8 रख के चेक कर लिया जाए तो 8 56 हो जाएगा बेटा, 6 5 हो जाएगा, 24 और 5 29, ज़्यादा हो जाएगा, तो चलिए 7 ले लेते हैं, 2.7 मीटर, 2.7 मीटर ना बेटा, तो आएगा लगभग 2.7। चलो तो डिवीजन कर दीजिए, तो आया 2.7 इक्वल टू 2.7 मीटर। कैसा, प्लस या माइनस, प्लस, पॉजिटिव, तो बिल्कुल वैसा ही आंसर यहाँ पर भी है ना, तो 2.7 मीटर। ओके चलिए आ जाओ बेटा, तो आया पाए हम लोग, क्या हम लोग पाए, आंसर पाए बेटा हम लोग कितना, पॉजिटिव 2.7 मीटर। हाँ फर्स्ट क्लास। अब पॉइंट है, पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो बोट जो ये प्लांक है, चलो बेटा ये जो प्लांक है ना, चलो ये प्लांक जहाँ है वहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना, 2.7 मीटर, 2.7 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसका, प्लांक का, किधर, राइट हैंड। कैसे पता चला राइट हैंड गया है, पॉजिटिव आया है, यदि माइनस आया होता तो इधर गया होता, इधर जाता तो माइनस होता, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर, राइट हैंड को पॉजिटिव माना है, इधर गया। चलिए ठीक, अब इसके बाद क्या करिएगा, क्लियर हो गया है अब सबका। तो पहली बात यह है कि जो मेन क्वेश्चन था हमारा, मेन क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट बोट किधर और कितना जाएगी, तो बोट राइट हैंड जाएगी, बोट का नहीं बोट नहीं बेटा, यहाँ प्लांक है, तो प्लांक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2.7 मीटर, किधर, राइट हैंड, मीन्स कि यह इतना राइट हैंड गई ना, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए नोट करिए फास्ट, आइए कर लिए होंगे। अब सबका अपना अलग अलग इंडिविजुअल, सबका अलग अलग बता दिया जाए। चलिए हाँ वहीं वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए सब कुछ। चलो अब जा देखा जाए यहाँ पर, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट कितना बेटा, इक्वल टू 2.7 मीटर, राइट, 2.7 मीटर राइट, दाहिने। अब बात आई ए की, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू, दो क्वेश्चन बनेंगे अब यहाँ पर, जो भी बन सकता है क्वेश्चन, जो भी आ सकता है, बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ आपको। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, नंबर 1 बोट, नहीं बोट नहीं बेटा, प्लांक है, प्लांक विथ रिस्पेक्ट टू प्लांक कितना हुआ, इक्वल टू, तो जितना चला है रियल में प्लांक के ऊपर जितना चला है, तो प्लांक के ऊपर तो चला है कितना बेटा, 20 मीटर, 20 मीटर। चलिए अब दूसरा पार्ट, विथ रिस्पेक्ट टू प्लांक नहीं, अब ग्राउंड,
ये कितना हुआ, यहाँ 20 मीटर तो चला ही है और यहाँ पहुँचे तब तक बोट आगे बढ़ी होगी, तो ग्राउंड पर कितना चला, ग्राउंड पर 20 मीटर तो चला ही है। आप बोट लेकर के उसको गई उतना ही देर में 2.7 मीटर और आगे, तो टोटल हुआ कितना 20 और प्लस। देखो बेटा, और ऐसे भी ध्यान देंगे, सीधे सीधे दिमाग में बात रखिएगा कि राइट हैंड जा रहा है तो 20 मीटर तो चला ही है, यह अभी प्लस से उसी दिशा में है, तो सम कर दीजिएगा। तो 20 और प्लस 2.7 बराबर 22.7 मीटर, दैट इज द आंसर। अब जस्ट वैसे ही नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, प्लांक। हाँ बोलिए कितना हुआ, लेफ्ट आया है -20 मीटर, ओके। और फिर नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना बना 20 मीटर और क्या बना 20 मीटर और माइनस बेटा -2.7 मीटर, तो 20 में से 2 निकाल बेटा 18 हो गया, और 17.3 मीटर, तो 17 हाँ बेटा चलिए ऐसे कर दिया जाए कि ये माइनस था और ये प्लस है ना, ऐसे जोड़ के हाँ, तो -17 पॉइंट कितना 17.3 मीटर, तो 17.3 मीटर ये हो गया। तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लांक 20 मीटर, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 22.7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू प्लांक -20 मीटर, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -17.3 मीटर। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द फिजिक्स, P100 फिजिक्स। क्या कर रहे हैं हम लोग, फिजिक्स की हम लोग धुनाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उसे धुनाई होती है बेटा। तो अभी किस धुनाई कर रहे थे हम लोग, सेंटर ऑफ मास। देखे होंगे इससे पहले जस्ट एपिसोड में, यह क्वेश्चन मैं जस्ट पिछले वाले एपिसोड में ही बताया था, लेकिन वहाँ पर एक सिंगल आदमी हुआ करता था, कोई प्लेट नीचे थी, यानी कि कोई भी सपोर्ट नीचे था और उस पर एक सिंगल था, कैट हो सकता है, वहाँ मंकी हो सकती है, बॉय हो सकता है, कुछ भी दिया जाएगा आपको, कंसेप्ट वही रहेगा, कुछ भी दिया जाए। तो वहाँ पर सिंगल था, सिंगल कैट थी और सिंगल पर्सन था वहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब 2 रहेंगे तब आप कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन, ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, किताबें उठा के आप देखेंगे, जो भी किताबें पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन होगा ही नहीं, देते ही नहीं है, होगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम मिलेगा क्वेश्चंस। क्यों, जानते हैं किताबों में वही होता है जो सब किताबों में होता है। कोई आप एक किताब उठा लीजिए, जो न्यूमेरिकल्स में होगा वो सब में होगा। क्यों, सब एक दूसरे की नकल करके लिखे होते हैं, 100% सब नकल करते हैं और नकल करके जो उसमें क्वेश्चन होता है उसको छाप देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करते, बनाते नहीं, इसलिए बनाएंगे कहीं गलत हो जाएगा तो क्या होगा। उससे अच्छा यह है कि कोई कुछ लिखा हुआ है, उसमें क्या लेकर उसमें छाप दो, उसमें क्या लेकर उसमें छाप दो, और थोड़ा 2-4 क्वेश्चन उसमें से थोड़ा इधर उधर से लेकर के, उस किताब से उस किताब से लेकर के यहाँ तक सब करते हैं। किताबों की बात करें बेटा, तो यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन ये, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने की ज़रूरत होती है और एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने की ज़रूरत होती है, कि जिसको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वैसे ही दिमाग में ना, अब जैसे मान लो अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, 1-2 साल पढ़ाया है, मान लो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब उस पर न्यूमेरिकल का कलेक्शन भी नहीं होगा ना, तो वह खाली अभी किताब से अपने ही लर्निंग पीरियड में होगा, तो किताब का ही उतना ही करेगा जितना किताब में होगा। और जब आप एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है बेटा, 10 साल 20 साल ना क्या एक्सपीरियंस जब होता है टीचर को, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको सारे न्यूमेरिकल्स बहुत याद होते हैं और वो तुरंत ही न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्ड पर ही बनाता है और बिगाड़ता है, वहीं पर ना बनाता है, बिगाड़ना तो कुछ है नहीं बेटा, तो वहाँ पर बनाता है, तो वहीं पे बनाता है और वहीं पर फ्रेम करता है, वहीं पर तरह तरह के डिफरेंट एंगल से समझाता है बातों। लेकिन अब ये बात है तुरंत बच्चों का यदि समझ में आ गई तो ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो तो तुरंत ही बातों को समझ लेते हैं कि हमको क्या चाहिए रियल में, और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हवा में हवाबाजी खा रहे होते हैं,
तो उनको वही 2-4 सकता है, लेकिन जब उनको समझ में तब आता है जब देर हो चुकी होती है ना, देर हो चुकी होती है। यानी कि आपको करने का सेंस में लौटा कि कंसेप्ट पे जाना है। अब जैसे कि 2 किताबें हैं, मैं किसी राइटर का नाम ले लूँगा। ये 2 किताबें हैं बेटा, तो किताबें पहले जैसे नहीं होता कि कहीं पर जब पेड़ नहीं होता है तो जो रेड़ होता है उसी को पेड़ मान लेते हैं ना बेटा हम लोग। तो एक कहावत होती है बेटा ना, तो मुहावरा है, हिंदी में पढ़े होंगे क्लास हाई स्कूल में। तो एक किताब है और उस राइटर का नाम नहीं लेंगे, तो उसने क्या किया है कि फॉरेनर किताब है, फॉरेनर की किताब है, रेशनिक एंड हॉलिडे का नाम सुना होगा, फिजिक्स में किताब एक है। उसके सारे न्यूमेरिकल्स को एज इट इज, जो उसका रेशनिक हॉलिडे पुरानी वाली है और एक रेशनिक हॉलिडे के साथ में दूसरा और राइटर जुड़ा हुआ है, 3 राइटर उसमें हैं। अब पहले वाले में रेशनिक हॉलिडे थे, इसमें 3 राइटर हैं। तो उसके सारे न्यूमेरिकल्स को, इंडिया का ही अपना राइटर है, उनको पुरस्कार वगैरह भी मिला हुआ है, तो वह उसके सारे न्यूमेरिकल्स को एज इट इज इसमें छाप दिया है। ठीक उसी का डायग्राम वैसे ही रेडियोएक्टिविटी का चैप्टर देखिएगा तो जो डायग्राम उसके हैं वही छपे हुए हैं, और खासियत ये कि वही डायग्राम सभी किताबों में छपे हुए हैं, एक ही। और अब जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड में चलता है फुट पाउंड, हम लोग यहाँ चलता है MKS सिस्टम। तो जब वो किताब का नकल किया है तो जैसे फुट पाउंड है ना, फुट पाउंड, तो फुट पाउंड सेकेंड FPS चलता है इंग्लैंड में, तो वह वहाँ की भाषा में लिखी हुई है, तो वह फुट पाउंड में मतलब यूनिट भी नहीं चेंज किया, वैसे ही FPS में ही लिखा हुआ है। तो फिर आप ये तो बातें हो गई। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि बेटा ये क्वेश्चंस को ना, जैसे कि अब किताबें में बहुत सारे मिलेंगे नहीं, तो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है इसी कंसेप्ट को समझना कि देखिए अब कैसे हम प्लस ले रहे हैं, कैसे माइनस ले रहे हैं, कैसे किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, जब प्लांक के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो अब ये क्लियर कट चीज़ें चाहे बुक्स वगैरह में नहीं मिल पाती, इसलिए पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती बेटा अपने कंसेप्ट को समझने के लिए। तो तैयार हो गया होगा अब ये टॉपिक आपका, अब यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो अब चाहे दोनों तरफ से बॉडी मूव कर रही हो ना, चाहे 3 बॉडी हो और 2 उसमें से मूव कर रही हो, तो तीसरी किधर जाएगी? मीन्स कि जब 3 मास होंगे A, B और यह प्लांक हो, बोट हो या कुछ भी हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो ना, तो हाँ, तो ट्रेन वाला सवाल बेटा दूसरा होता है, वह रिलेटिव वेलोसिटी वाला सवाल होता है। तो मैं वहाँ पर 1D में आपको बताया हूँ ट्रेन वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। क्या क्या यहाँ पर पूछा जा सकता था, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, तैयार हो गया। आइए, कट करके निकालने का पार्ट आपका तैयार हो चुका है ना, कट करके निकालने का पार्ट आपका तैयार हो गया है। अब तो वो जो आपने सॉल्व किया था सारे, वो डिस्क था। चलिए आंसर बोलिए। अभी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में आप पढ़े हैं क्या कि जब R/2 कट करके निकालते हैं, R/2 कट करके निकालते हैं, राइट साइड से, सेंटर के राइट हैंड से R/2 कट निकालते हैं किसी डिस्क से, तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा? कट किए हैं राइट हैंड तो शिफ्ट करेगा लेफ्ट हैंड, पहली बात। अब राइट हैंड को यदि प्लस मानते हैं तो लेफ्ट हैंड को माइनस लेना होगा, तो माइनस। और वैसे भी राइट हैंड में हम प्लस लेते हैं, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से राइट प्लस, इधर माइनस। तो R/2 पर कितना आंसर आया था? R/2 पर आया था -R/6। R/3 पर कितना आंसर आया था? R/3 पर आया था माइनस, R/3 जब कट करके निकाले हैं तब कितना आया था? तो R/3 पर आया था -R/12 आया था। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए, कॉपी आपके पास होगी, पढ़े होंगे, जस्ट पीछे वाला लेक्चर, यानी कि सेंटर ऑफ मास पार्ट 3। फिर R/3 पर हो गया, कितना बोला हूँ, R/3 पर हो गया -R/12, और R/4 कट करके निकाले तो कितना आया था? -R/20, और R/5 पर कितना आया था? -R/30। ओके, क्लियर। चलिए अब यहाँ से और अगला पार्ट, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब बेटा ये आपका क्लियर हो गया है, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन अब चेंज हो कर दे रहा बेटा, अब अगला टाइप। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो क्या करिएगा? चलो बेटा,
देखिए, तो अब कह रहा है कि ए सेल, हाँ एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ए सेल ऑफ मास m fired at angle theta with horizontal with velocity u meter per second. It exploded it exploded in two parts of mass m1 and m2. दो पार्ट में m1 m2 एक्सप्लोजन हो गया बेटा। दिया है कि m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो 2 है। ओके, m1 returns at initial position। m1 जब विस्फोट के बाद m1 रिटर्न्स एट इनिशियल पोजीशन, यानी जहाँ से थ्रो किया था उस पॉइंट पर प्रोजेक्शन पे वापस आ जाता है। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विल बी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विल बी। ओके, चलिए अब बस इतना ही क्वेश्चन है। अब वहाँ पर आंसर क्या होगा, तो अब यहाँ पर आंसर हो सकता है बेटा नंबर 1 मान लीजिए कि नंबर 1 R, नंबर 2 ऑप्शन 2R, नंबर 3 ऑप्शन R/2, नंबर 4 ऑप्शन नन। इनमें से कोई सही होगा, नहीं मैच करेगा। R2R, R/2 नन, दे दिया गया है ना, हाँ मार दीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन होगा। अब आपको निकालना है इसमें कि m2 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दूसरे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो दूसरे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ट्राई टू डू, कोशिश करिए निकालने का आंसर। हो गया, आइए तो मैं शुरू करूँ। चलो बेटा आ जाओ, देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप, दिया क्या हुआ है और करेंगे कैसे। ओके, हटा दें क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तब मैं हटाऊँ इसको। आ जाइए, कर चुके होंगे। हाँ चलो बेटा, हाँ हटा दिया जाए इसको भी। क्वेश्चन तो नोट कर लिया है ना, आ जाओ। चलिए देखिए, सपोज करिए कि यह एक सेल है। सेल मीन्स एक्सप्लोसिव कोई बम वगैरह है, और इसको थ्रो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया बेटा इसको। सपोज करिए कि यदि यह ना विस्फोट हुआ होता तो यह इस पाथ को फॉलो करके पैराबोला बनाते हुए, जानते ही हैं प्रोजेक्टाइल है, तो पैराबोला बनाते हुए जा करके यहाँ पर स्ट्राइक करता, यहाँ पे गिरता है ये, ठीक, वहाँ पे जाके टकराता हो।
तो उसका डिस्प्लेसमेंट या एक्सप्लोसिव जो है बेटा, ये बम यू स्पीड से थ्रो किया गया, थीटा डिग्री पर थ्रो किया गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होता, आर होता। कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, इससे कोई मतलब तो है नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ इनिशियल में यहाँ था, फाइनल में यहाँ पहुँचा। तो डिस्प्लेसमेंट यदि एक्सप्लोजन ना हुआ होता तो डिस्प्लेसमेंट कहते कितना है, आर है। तो ये आर डिस्प्लेसमेंट होता यानी कि रियल। तो सेंटर ऑफ मास देखिए, बस तो पहले यहाँ थी, तो जब यहाँ थी तो सेंटर ऑफ मास ये है ना, बम है, तो इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। और सेंटर ऑफ मास अब यहाँ, अब जब बम यहाँ पहुँचता तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पहुँचा, तो रियल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो रियल डिस्प्लेसमेंट ना ये है, यानी कि इसका बम का रियल डिस्प्लेसमेंट ये है। अब तो जो बम का रियल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास बेटा होता है, तो आप जानते हैं कि डेल्टा एक्स सी एम ना, डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब क्यों, क्योंकि अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यह बम कहीं पर पोजीशन नहीं दिया हुआ। जनरली ये वाला क्वेश्चन जब आता है ना, तो आपको कहा बताया गया होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो एक्सप्लोजन हुआ है वो मैक्सिमम हाइट पर हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीडियम मोमेंटम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करवाया हूँ क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर कहता है कि मैक्सिमम हाइट पर हुआ, 2 पार्ट में 3 पार्ट में एक्सप्लोजन हो गया, एक पार्ट उसमें से फ्री फॉल कर रहा है, दूसरा रिटेस्ट कर रहा है, तो बताओ तीसरा कहाँ जाएगा। या एक पार्ट फ्री फॉल कर रहा है, दूसरा पार्ट इतना एंगल बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो बताओ तीसरा वाला जो पार्ट है ना, वह किस स्पीड से किधर जाएगा। या 3 पार्ट में एक्सप्लोजन हुआ, तीनों बराबर भी हो सकते हैं, तीनों के मास अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 3 पार्ट में एक्सप्लोजन हुआ, एक पार्ट नीचे इतना एंगल बनाता हुआ गया इस वेलोसिटी से, बताओ दूसरा कितना वेलोसिटी से किधर जाएगा, ये क्वेश्चन। तो ओके, तो वह तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर यह क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड है स्पेशली। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नहीं बेटा, वो सारे क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हैं। अब यह कहीं एक्सप्लोजन हुआ पोजीशन नहीं दिया गया है, तो हम चाहे वहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी मान ले बेटा। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इसका एक्सप्लोजन हो गया, तो जब एक्सप्लोजन हुआ इसका तो 2 पार्ट में हो गया, तो एक पार्ट तो ये हो गया और एक दूसरा पार्ट है ये हो गया। अब एक पार्ट मान लिया कि ये M1 है, एक दूसरा पार्ट इसका है ये मान लिया कि M2 है। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सप्लोजन बेटा, एक्सप्लोडेड हियर। तो यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया, यानी कि एक्सप्लोडेड हियर। ओके बेटा, तो जब यहाँ एक्सप्लोजन हो गया तो अब एक पार्ट इसको कह रहा है कि ये कहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, चलिए देखते हैं कहाँ जाएगा। लेकिन दूसरे वाले का पोजीशन शिफ्ट, दूसरे वाले के विषय में इंफॉर्मेशन है कि दूसरा फिर वापस चला गया है, यानी कि वापस अपने जहाँ से आया था वहाँ चला गया। तो अब एक बात तो क्लियर बेटा, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए इसका। हाँ, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर 0 होगा बेटा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का परिवर्तन नहीं होगा। तो जानते हैं हम लोग कि बाहर का कोई यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एफ एक्सटर्नल बराबर 0 है, यानी कि बाहर का कोई फोर्स नहीं लगा हुआ बेटा। तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर 0 है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है, बाहर का कोई फोर्स लगा नहीं है ना, बाहर का कोई फोर्स लगा नहीं है। तब परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ ना कि सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास विल बी कंजर्व्ड, यानी कि सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा। हो गया, देखिए सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा। अब सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वह उतना ही बना रहेगा। नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो है, जो भी है वो उतना ही रहेगा। मीन्स कि एक्स सी सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। डेल्टा शब्द नहीं है बेटा, डेल्टा में तो 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स सी एम 0 है ना बेटा, डेल्टा एक्स सी एम विल बी कांस्टेंट, मीन्स दैट मीन्स कि डेल्टा एक्स सी एम विल बी 0। ये 2 लाइनों पे ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए। एक्स सी एम विल बी कांस्टेंट,
there will be no change in the position of the center of mass because external force is zero. There is no external force. That is the explosion. Explosion is the internal process, and the external process can never change the position of the center of mass, or explosion can never change the velocity of the center of mass. So delta x cm will be constant, delta x cm will be zero, कोई परिवर्तन नहीं हुआ. तो जब किसी चीज़ में जब आप कहते हैं कि किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि जो चीज़ वो जो भी है वो क्या बनी रही, वो कांस्टेंट बनी रही. वो कांस्टेंट बनी रही. क्या बना रहा वो कांस्टेंट. ओके, अब जा देखिए. तो अब हम लोग का जो फार्मूला है लगा दिया जाए. तो देखो बेटा, क्या एक्स सी एम इक्वल टू कितना, डेल्टा एक्स सी एम. ये तो जीरो है, ये तो जीरो है. तो हाँ, लेकिन एक्स सी एम हमारा कांस्टेंट है बेटा. तो यदि देखा जाए तो क्या हुआ ना बेटा, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 अपान क्या, m1 प्लस m2. हाँ, लगा दिया जाए फार्मूला. चूँकि इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ बेटा, जो x की वैल्यू है वो कांस्टेंट है. तो जो x की वैल्यू है कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, डेल्टा एक्स सी एम बेटा ये देखने में लगा डेल्टा एक्स सी एम है, लेकिन जो x बराबर हमको निकालना होगा ना, एक्स सी एम बराबर देखो बेटा डेल्टा एक्स सी एम. हाँ ओके, फिर से देखिए बेटा, डेल्टा एक्स सी एम हम लोग का कितना है, चेंज कितना हुआ डेल्टा एक्स सी एम में. तो डेल्टा एक्स सी एम जो पहले रहेगा, जो पहले था उतना ही होगा. अब जो क्यों, तो पहले कितना था, पहले था r, यानी कि बम में विस्फोट न होता तो डिस्प्लेसमेंट होता r, होता ना, डिस्प्लेसमेंट होता r. तो बम में, तो अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि r से ज़्यादा ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो कांस्टेंट होगा. तो वही कह रहा है कि डेल्टा एक्स सी एम विल बी जीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स सी एम विल बी कांस्टेंट. तो डेल्टा एक्स सी एम भी यदि लगा दे बेटा, देखो अब यहाँ पर डेल्टा एक्स सी एम हमारा कितना होना चाहिए, r ना, ये जीरो होता है, ये लॉ है ना, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है, हमारे क्वेश्चन में डेल्टा एक्स सी एम है और कितना है वो r है ना. हमारे क्वेश्चन में डेल्टा एक्स सी एम r है बेटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर. डेल्टा एक्स सी एम यहाँ ना मिस्टेक बस अभी लिख दिया जाए बेटा, डेल्टा एक्स सी एम बराबर जीरो हो जाएगा. देखो साफ दिख रहा है कि डेल्टा एक्स सी बराबर जीरो होता है, ला कहता है कि होता है, बाहर का फोर्स नहीं है, तो डेल्टा एक्स बराबर जीरो है. अब कन्फ्यूज हो जाएंगे, डेल्टा एक्स बराबर जीरो है तो मन में आएगा जीरो, लेकिन है क्या, हाँ उतना, क्योंकि हमारी बॉडी वहीं पर इस रेस्ट में नहीं है, हमारी बॉडी मोशन में है. तो विस्फोट न होता तो डिस्प्लेसमेंट r होता सेंटर ऑफ मास में. तो विस्फोट होने के बाद भी अभी भी डिस्प्लेसमेंट r ही होना है, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुई, मीन्स की कोई चेंजिंग नहीं हुई. तो डेल्टा एक्स सी एम की वैल्यू कितनी आई, r आई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई. ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब ये हो गया r बराबर अब दो बेटा क्या हुआ, r हो गया. अब m1 x1 पहला वाला पार्ट कितना बेटा, तो एक पार्ट है, पूरा मास था m. चलो बेटा कहीं पर लिखा जाए. हाँ, क्या इसको नोट कर लिए, हटा दें, इसको नोट करिए सही से. हो गया, चलो चलो बेटा, पूरा मास है, ध्यान दीजिएगा, पूरा मास है m ना, और रेशियो में जो और यह एक्सप्लोजन हुआ m1 और m2. m1 रेशियो m2 की वैल्यू दी हुई है 1:2. हो गया. चलिए, तो m1 बराबर कितना हुआ, m1 बराबर कितना हुआ बेटा, देखो m1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, m इंटू 1/3 मीन्स n/3 हो गया, हो गया. और m2 बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू क्या,
1/2/3 मीन्स कि 2m/3. ओके, तो दिस इज द पार्ट. m1 is how much? m/3 and m2 is how much? 2m/3. तो putting the value of here, m1 is the m/3 into क्या m1. पहला वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहले वाले को कह रहा है कि वह अपनी वापस चला गया जहाँ से आया था, यानी कि जहाँ पे थ्रो किया गया था, जिस पॉइंट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वापस आ गया, रिट्रेस कर रहा है. रिट्रेस मीन्स वापस आ रहा है. कहा जा रहा है कि वह बैक हो गया, रिटर्न बैक टू द इनिशियल पोजीशन, यानी कि जहाँ से आया था वापस हो गया. तो जब वो वापस हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, प्लस m2. जो दूसरा मास था ये वाला कहाँ जाएगा, वही तो बताना है कि वो कहाँ जाएगा, वही तो पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट उसका. तो m2 कितना है? 2m/3 इंटू x, यही तो बताना है. अपान यानी कि x2 तो बताना था हमको, अपान क्या? सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2. तो m1 प्लस m2 बराबर m है, तो जानते ही, दोनों को जोड़ देंगे तो m ही रहेगा ना. m प्लस m/3 प्लस 2m/3 फिर जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा. तो ऐसा रहने दीजिए. ओके, अब इसी को सॉल्व कर देना है. सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. चलिए किया जाए. r है ये तो 0 हो गया पोर्शन. चलिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यहाँ हो गया mr, रहने दीजिए मल्टीप्लाई करने को. चलो बेटा, r बराबर कितना होगा? यहाँ पे देखिए 2m/3 इंटू क्या? इंटू x2 अपान m से m कैंसिल हुआ. x2 बराबर कितना होगा? तो x2 बराबर कितना बेटा? देखना, x2 बराबर 3r/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x2. यानी कि x2 कहाँ जाएगा? अब जा देखिए, x2 कहाँ पर जा रहा है? यहाँ से x2 जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जहाँ भी एक्सप्लोजन हुआ है, वहाँ से आगे जाएगा. कितना? 3r/2. मीन्स कि अब यहाँ से यह तो इतना r था ही ना, विस्फोट होता तो यहाँ पे आता. लेकिन अब एक्सप्लोजन हो जाने के बाद में अब यहाँ पर एक r तो पहले से जाता ही. अब 1.5 हो गया ना, आधा r/2 ज़्यादा. अब r/2 ज़्यादा, यानी अब यहाँ कहीं जाकर गिरेगा. मीन्स कि दूसरा जहाँ एक्सप्लोजन हुआ होगा वहाँ से इतना दूर जाएगा. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रियल डिस्प्लेसमेंट. तो रियल डिस्प्लेसमेंट यहीं से मेजर करेंगे बेटा. तो रियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3r/2. तो x2 की वैल्यू आई 3r/2. दैट इज द फाइनल आंसर. x2 बराबर 3r/2. ओके, हो गया. चलिए बेटा, और आगे क्वेश्चन. हाँ, तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सब कैसे करेंगे. तो यह है प्रोसेस, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. हाँ, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, वहाँ पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिए सब कुछ. चलिए अगला क्वेश्चन. हाँ, नेक्स्ट. चलो बेटा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही क्वेश्चन बेटा. चलो अगला क्वेश्चन लिया जाए. अब दिया जा रहा है क्वेश्चन कि यह एक 4 kg का मास है. यह 4 kg का मास है और यहाँ पर एक 3 kg का मास है. दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर. दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर ना. हाँ, दोनों अलग अलग हैं, दो मास है. तो दे आर 2 masses placed at 12 meter distance. One is the 4 kg and the other is the 3 kg. Let
let 3 kg mass, let 3 kg mass बेटा, let 3 kg mass displaced, let 3 kg mass displaced 2 meter right, let 3 kg mass displaced 2 meter right. What is displacement? What is displacement of 4 kg mass? तो 4 kg मास में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और किधर होगा? हाँ, आंसर मार दीजिए। व्हाट इज द आंसर? चलो जल्दी करिए, फास्ट। हाँ, यही सब तो फिजिक्स बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स। हाँ, ओके, चलिए मैं करूं? आ जाइए, अपना आंसर मिलाइए। वहीं पर वीडियो को रोक दीजिए ना, 1 मिनट के लिए रोकिए वीडियो, 1 मिनट के लिए रोक करके वहाँ पे सॉल्व करिए, कंसेप्ट अपना देखिए, चेक करिए। हाँ, पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा एपिसोड है यह लेक्चर है 4, सेंटर ऑफ मास का चौथा लेक्चर। कहाँ से शुरू किया हूँ? तो देखे होंगे कि पहले एपिसोड की पहली लाइन रही होगी कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। यहाँ से हम लोग शुरू किए। एक रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, कितना है सेंटर ऑफ मास। तो वहाँ से हम लोग बेटा धीरे 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 अब आ गए हैं हम लोग इस लेवल पर। ये है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर नंबर 4। तो दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 5 की ज़रूरत है। एक और आएगा जहाँ पर मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप के सबका मिक्स, हर टाइप का। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। एक टाइप उसका सारे न्यूमेरिकल्स, फिर दूसरा टाइप उसका न्यूमेरिकल, फिर तीसरा टाइप उसका न्यूमेरिकल, और एक लूँगा जहाँ पर मिक्स कुछ मिसलेनियस ना, इधर उधर के कुछ न्यूमेरिकल्स होते बेटा, तो वह टोटल वहाँ पर ले लिया जाएगा, एक साल को लिया जाएगा बेटा। चलो हाँ, इसके बाद एक एपिसोड और आएगा, वहाँ पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लेंगे। चलो बेटा, हाँ आंसर आ गया होगा इसका। कितना आंसर आया देखो, आ जाइए, मैं शुरू करूँ। चलो बेटा, तो जानते हो कि लेट 3 kg मास डिस्प्लेस्ड, इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और एक बात और दिया हुआ है कि इसका डिस्प्लेसमेंट है कितना। तो देखिए कितना है, 2 मीटर राइट, कि दाहिने साइड में 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना और किधर होगा? हाँ, अब जैसे वैसे सोचेंगे तो वैसे सोचेंगे तो मन में आएगा कि इधर होगा कि इधर होगा, क्या होगा। हाँ, एक बात और मैं दे दूँ आपको, एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ यहाँ पर कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 4 kg मास टू कीप ना सेंटर ऑफ मास इन रेस्ट। हाँ, ये भी शब्द रहेगा बेटा। हाँ, अब फिर से कोशिश कर लीजिए, ना हो तो। हाँ चलिए, ट्राई अगेन, कुछ दिया रहेगा। चलिए अब मैं कर रहा बेटा, चलो आ जाओ। तो देखो बेटा, यहाँ पर सेंटर, चूंकि आप फोर्स के विषय में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यह म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है कि म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स है ना, इसमें न्यूमेरिकल करा चुका हूँ पीछे, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए यहाँ पर हमको एक शब्द देना पड़ा, टू कीप सेंटर ऑफ मास इन रेस्ट, यानी कि सेंटर ऑफ मास को स्टेबल रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी कि जहाँ है वहीं पर रेस्ट में रहे वो। तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रखना बेटा, ये कंडीशन दिया होगा। अदरवाइज हम बोलते इस क्वेश्चन में कि यह जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स के कारण हुआ है, या म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण हुआ है, कुछ ऐसा बोलते हैं। क्योंकि डायरेक्शन राइट दिखाया जा रहा है तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छोड़ दीजिए, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं है। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि टू कीप सेंटर ऑफ मास इन द रेस्ट, तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रखना। तो जब सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रखना है तो ये पहले ही कंफर्म हो गया कि XCM का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अभी देखें, इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, जहाँ पर डेल्टा XCM का मान 0 होता है,
लेकिन वहाँ पर डेल्टा एक्ससीएम बराबर आर रखना था। देखे ना अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट का निशान मार दीजिएगा। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन IIT में आते हैं बेटा ना, लेकिन नीट में भी आएंगे वही क्वेश्चन। क्यों? बहुत ही छोटा और टेक्निकल है, तो इम्पॉर्टेंट की पहचान ही होती है क्वेश्चन छोटा हो, कल क्वेश्चन बहुत बड़ा ना हो और टेक्निकल हो। लेकिन अभी तो जैसे अभी नीट 2022 ले लीजिए, अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में देखे होंगे, अभी पेपर सॉल्व में देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस तो बस एक एक लाइन के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़े भी हैं, मिक्स है सब कुछ। फिलहाल तो डेल्टा एक्ससीएम बराबर यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो डेल्टा एक्ससीएम का मान कितना है? 0 है। ओके, अब आ जाइए इधर। चलो बेटा, अब जानते हैं कि डेल्टा एक्ससीएम बराबर होता क्या है, तो वही फार्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अपान 2 मास हैं तो 2 रहेंगे m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू चूँकि 0 है, रेस्ट में रखना बेटा, डेल्टा एक्ससीएम बराबर 0 है तो ये वैल्यू 0 पुट कर दिया है। तो 0 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो आएगा क्या? m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0 आएगा। m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0 आएगा। m1 4 kg, चलिए 4 रख दीजिए, इंटू m1 x1 चलो बेटा, तो x1 की कुछ वैल्यू दी हुई है ना, हाँ 2 मीटर राइट। नहीं बेटा इसका नहीं दिया हुआ, तो इसका x1 है प्लस m2 3 है तो 3 इंटू x2 दिया हुआ है राइट। तो राइट को बेटा जनरली हम लोग क्या लेते हैं? राइट को हम लोग प्लस लेते हैं, तो राइट में 2 मीटर जा रहा है तो 2 मीटर प्लस लेना है, तो बराबर कितना हुआ? 0 हो गया, बराबर हो गया 0। ओके, चलो बेटा, अब इसके बाद क्या हुआ? तो 4x1 प्लस 3 इंटू 2 बराबर 0 हो गया। चलो, तो 4x1 बेटा 4x1 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 4x1 इक्वल टू -6। 4x1 इक्वल टू कितना हुआ बेटा? -6। तो हम लोग को x1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 बराबर कितना पा जाओगे? -6 अपान क्या? अपान 4 हो गया। तो x1 इक्वल टू -6 अपान 4 कितना आ जाएगा बेटा? आ जाएगा -3/2 आ गया। तो -3/2 देखिए 2 3 -3/2 मीन्स कि 1.5 मीटर कैसा माइनस। ओके, फैंटास्टिक। ओह, देख रहे हैं, देखो बेटा -1.5 मीटर। तो जब यह 2 मीटर जाएगा इधर राइट, तो सेंटर ऑफ मास, सपोज करिए कि सेंटर ऑफ मास है, बिंदु सेंटर ऑफ मास है सपोज, तो यह यहीं बना रहना चाहिए। तो जब यह दूर चला जाएगा तो यह हल्का है 3 kg है, और दूर गया 2 मीटर तो यह हैवी है, इसको भी तो दूर जाना पड़ेगा, तभी ना सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। तो यह भी इधर गया अपोजिट, कितना? 1.5 मीटर। ओके, फैंटास्टिक। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। क्लियर? यानी कि दो बॉडी यदि इंडिपेंडेंट हो और वह एक हट रही हो दूसरी तरफ जा रही हो तो कैसे करेंगे? आ जाइए अगला क्वेश्चन। ऐसा ही एक और दे रहा हूँ, आप आंसर बनाइए, अपना निकाल लीजिए आंसर। हाँ चलो बेटा, अब एक आंसर मार दो तो जल्दी फटाफट। चलो, ये रखा हुआ है, एक 2 kg का मास है और एक 6 kg का मास है, एक ना, दोनों के बीच के डिस्टेंस L है, दोनों के बीच के डिस्टेंस L है बेटा। अब 6 kg मास को इधर लाया गया, कितना? 0.5 मीटर, इसको इधर खिसका दिया गया, तो डिस्प्लेसमेंट 2 kg के मास में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जल्दी मारिए आंसर तो। हाँ, व्हाट
डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg मास, मार दीजिए आंसर। 6 kg का दिया हुआ है तो 2 kg का, नहीं इंडिपेंडेंट बॉडी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ये बॉडी दूसरे बॉडी पर मतलब थी, जैसे प्लांक है तो उस पर आदमी है, हाँ बोट है आदमी है उस पर, ऐसा था। तो वह टफ क्वेश्चंस थे, ये आसान क्वेश्चन है। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग बॉडी हो तो क्या करेंगे, हाँ बेटा। और यहाँ पर भी वही बात है कि टू कीप सेंटर ऑफ मास इन रेस्ट, ये शब्द जब इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी ना तो ये शब्द जरूर दिया रहेगा कि टू कीप सेंटर ऑफ मास इन रेस्ट, या नहीं तो कह देगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेगा तब भी बात वही होगी। चलो हो गया, हाँ वहीं पर रोकिए, सॉल्व करिए, बस एक लाइन का सवाल है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। आ जाइए मैं बता दूं, चलो 0 बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए m1 x1 प्लस m2 x2, ओके। तो 0 बराबर m1, किसी को 1 किसी को 2 मान लीजिए। मान लीजिए यह m1 है तो 2 इंटू x1 प्लस m2, लेफ्ट दिखाया जा रहा बेटा माइनस में है, 6 है यह, तो 6 इंटू 0.5, हाँ लेकिन साइन माइनस रहेगा ना, तो 6 इंटू माइनस 0.5 कर दो, हो गया 0.5 मीटर कर दीजिए। चलो तो 0 बराबर कितना हो गया 2x1 माइनस 2x1 माइनस कितना 6 गुणे 5 गुणे 30 हो गया 3 हो जाएगा, ठीक ओके। 2x1 माइनस 3, अब आ जाओ, अब उधर गया तो 2x1 बराबर कितना 3 मीटर, तो x1 बराबर 3/2 मीटर, मीन्स क्या हुआ कि x1 बराबर देखिए यहाँ क्या आ रहा है, x1 बराबर 1.5 मीटर, पॉजिटिव आ रहा बेटा। पॉजिटिव मीन्स कि जो जब ये वाला मास 0.5 मीटर इधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला मास 2 kg का इधर शिफ्ट करेगा इधर शिफ्ट करेगा, और हाँ ये एरो हटा दिया बेटा, तो इधर शिफ्ट करेगा कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ओके देख रहे हैं 1.5 मीटर इधर शिफ्ट करेगा, ओके फैंटास्टिक, हो गया देख रहे हैं फर्स्ट क्लास। तो ये है हम लोगों का P100 फिजिक्स, पढ़ रहे हैं क्या सेंटर ऑफ मास। चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट, हाँ अब अगले पॉइंट पे चलते बेटा। चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का कि सपोज कर बेटा कि ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है z एक्सिस ना, ये है z एक्सिस। चलिए ये 3 एक्सिस हैं, मीन्स कि ये x और ये y और ये z, और यहाँ पर 3 आइडेंटिकल रॉड है, देयर आर 3 आइडेंटिकल रॉड्स, देयर आर 3 आइडेंटिकल rods ना, mass m, radius r of each, प्रत्येक का मास m है, प्रत्येक का मास m है, प्रत्येक की रेडियस r है, 3 है रॉड बेटा। तो इसका कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास ना, सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जल्दी मारिए फटाफट, तो सॉल्व कर दो बेटा जल्दी से,
आंसर निकाल दो। हो गया? हाँ करो जल्दी, फास्ट आ जाओ। मैं शुरू करूँ? चलिए चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर यह एक रॉड है, यह एक्स एक्सिस पर है, तो जानते हो यूनिट वेक्टर इसका आई कैप है, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप है, पता ही है, और इसका यूनिट वेक्टर के कैप है। ओके चलो, अब इस रॉड का जब हमको सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम में बताना है, तो देर आर 3 आइडेंटिकल रॉड्स, मास एम एंड रेडियस आर ऑफ ईच, यानी प्रत्येक का सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पर है, और पोजिशन वेक्टर बताना है कहाँ पर, कितना इस सिस्टम का पूरा। तो जानते हो कि ये सभी रॉड जो है होमोजीनियस हैं, यूनिफॉर्म है। तो जब होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास इनका मिड पॉइंट होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हुआ, मेरे की मास एक m है यहाँ से, इसका सेंटर ऑफ मास ये हुआ मिड पॉइंट, और डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, डिस्टेंस हो गई पूरा l है, मान लीजिए लंबाई रॉड की l दे दिया है बेटा, ये लंबाई बेटा, रेडियस की यहाँ जो थे नहीं, या लेंथ यहाँ हमको चाहिए है, यहाँ पे बेटा ये ना, देखो यहाँ पे लेंथ है, मास m, लेंथ l बेटा, l है यहाँ पे, तो लेंथ सबकी l है। ओके, तो सबका मास m और सबकी लेंथ l। चलो तब क्या हुआ, तो सबसे पहले तो तीनों जो रॉड है ना बेटा, जो 3 रॉड है, सबसे पहले उनका आप सेंटर ऑफ मास लोकेट कर दीजिए, कहाँ पर है, इसका सभी आइडेंटिकल हैं, तो यह भी उतना ही हुआ, कितने दूरी पर हुआ, l/2 पर हुआ। चलिए ये जेड वाला, ये भी वही बात, कितने दूरी पर, l/2 पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मास यह m, यह भी m, यह भी m। तो चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे थे पीछे, यानी कि ये एपिसोड नंबर 1 में रहा होगा, 2 में, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, यानी कि हम लोग को सेंटर ऑफ मास बताना है, ये एपिसोड नंबर 1 और 2 का क्वेश्चन है। तो जब आप सेंटर ऑफ मास बताते तो वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, पहला स्टेप है ना, हम लोग बनाए हुए हैं, तो पहले स्टेप में डिसाइड द ओरिजिन, दूसरे स्टेप में राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच मास, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, यूज द फार्मूला, बस सॉल्व हो गया। यही 3 काम किया जाता है। तो वहाँ पर ओरिजिन को डिसाइड करने का क्या फार्मूला बताया हूँ, सबसे बाएं सबसे नीचे, यानी कि मोस्ट लेफ्ट मोस्ट डाउन, जो सबसे बाएं हो मीन्स मोस्ट लेफ्ट, और सबसे नीचे हो उस पर अपना ओरिजिन रख देना है बेटा। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या करना बेटा, यहाँ ओरिजिन कहाँ रखा जाए, है ना टेक्निकल, यहाँ पर ओरिजिन कितना कहाँ पे रखा जाए। तो यह जेड है, और आप जानते हैं कि जेड का रियल ये है जेड, तीनों एक्स वाई जेड तीनों 90 डिग्री पर हैं, तीनों हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, एक्स वाई जेड बेटा, ठीक। तो मैं कहूँ कि इसका पोजीशन क्या है, इसका तो यह एक्स एक्सिस पर है, तो केवल एक्स होगा, वाई जेड 0 होगा पक्का। देखिए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, l/2 0 0 हो गया, हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देखिए यह एक्स एक्सिस पर है, तो यह एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वाई और जेड 0 होगा। जस्ट ऐसे ही मैं कहूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई पर जो है, तो कहेंगे 0 l/2 0, यानी कि वाई होगा इसमें, एक्स और जेड नहीं होगा। आ जाइए यहाँ पर देखिए, इसमें जेड होगा, एक्स वाई नहीं होगा, जेड एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 l/2 0 0 l/2 हो गया। चलिए अब तो कोऑर्डिनेट हो गया, और अब आप करते हैं क्या, फार्मूला यूज कर देते हैं डायरेक्ट अब यहाँ से। चलिए अब फार्मूला यूज कर दीजिए, क्या, XCM, तो चलो बेटा
सी एम बराबर क्या फार्मूला है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 तीन मास है यहाँ पर m तो m1 वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट यहीं पर। तो m पहला वाला मास m1 m इंटू L/2 प्लस दूसरा वाला मास m तो m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 अपान क्या सम ऑफ द मासेस 3m। क्यों, m1 प्लस m2 प्लस m3 तो m प्लस m प्लस m 3m हो गया। तो XCM कितना हुआ बेटा, तो XCM बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये सब जीरो हो जाएगा। तो ml/2 इंटू 3m हो जाएगा। ये m से m हटा दीजिए, L/6 तो अब ऐसे ही YCM निकाल दीजिए, YCM निकाल दीजिए। देखिए अब यहाँ पर आएगा m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 प्लस m इंटू 0 अपान 3m आ जाएगा। हाँ ठीक, वैसे ही सबका y लेना है तो m देखिए इसमें केवल मिलेगा, बाकी दोनों का 0 है, y 0 है। तो YCM बराबर कितना हो गया, हाँ YCM बराबर कितना बेटा, ये 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी वही आएगा L/6। तो ZCM भी वही आना है, ZCM बराबर भी आ जाएगा L/6। तो आ गया XCM YCM ZCM, XCM आ गया L/6, YCM L/6, ZCM L/6। तो अब आप कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास स्पेस में वह बिंदु होगा, देखिए अब ना x पर होगा, ना y पर होगा, ना z पर होगा, हवा में होगा, स्पेस में होगा। कहाँ पर होगा, देखिए तो सेंटर ऑफ मास बराबर कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास बराबर कितना होगा बेटा, L/6 दिस इज द आंसर, L/6 दिस इज द आंसर। अब पूछा इसमें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आ जाइए अब पोजीशन वेक्टर देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आइए हाँ बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये देखा जाए। तो पोजीशन वेक्टर तो जानते हैं कि RCM वेक्टर, RCM बराबर क्या होता है, XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बराबर कितना होगा, XCM बराबर कितना बेटा, L/6। तो L/6 I कैप प्लस YCM मीन्स कि L/6 J कैप प्लस ZCM मीन्स L/6, दिस इज द आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके तो ये हो गया बेटा, यह आंसर हो गया आपका फैंटास्टिक आंसर, क्लियर। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स। ओके सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए अच्छी तरह से सब कुछ। हो गया बेटा, चलिए कल ही होंगे। हाँ वही वीडियो रोक करके नोट कर लो बेटा अच्छी तरह से, आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए बेटा। अब अगले टाइप का अलग तरह का क्वेश्चन। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन है हम लोग का, दो मास है बेटा, ये दो मास है कोई, और एक है बेटा यह 2 kg का, एक मास है 2 kg का, और ये जा रहा है इस इधर v1 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा एक मास है 3 kg का, दूसरा मास बेटा 3 kg का, और ये जा रहा है v2 मीटर पर सेकंड से, v2 स्पीड से, और दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। बेटा सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज v1 एंड v2। तो v1 और v2 का मान पूछ रहा है आपसे, मार दीजिए इनसे फटाफट। हाँ सिंपल सवाल बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है। हाँ वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए मैं शुरू करूँ। चलो बेटा वहीं पर रोक करके सॉल्व कर लो, अब अपना आंसर मिलाइए, वहीं पर रोक के सॉल्व करिए और तब फिर आंसर देखिएगा। तो v1 v2 बताना है, हटा दिया जाए बेटा, इसको नोट कर लिए होंगे, VCM आपको दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन थोड़ा और है बेटा, कुछ क्वेश्चन में, हाँ बेटा क्वेश्चन में अभी कुछ और है, और कुछ और ये है बेटा कि, हाँ ठीक है चलो बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन अगली लाइन छूट गया बेटा, अगला लाइन भी ले लो। देखो तो जब दोनों इधर ऐसे जाते हैं, मूव करते हैं, तब सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ये होती है। अब एक और फिगर बना दो बेटा, एक और फिगर, जब ये वाला इधर मूव करता है, यानी कि ये 2 kg का अभी भी वैसे ही है, और ये 3 kg का ना अभी से, तब वेलोसिटी VCM का मान आता है 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ दो सिचुएशन दिया बेटा, नंबर 1 नंबर 2, तभी सॉल्व होगा ना। तो अब VCM बराबर दिया 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि v1 एंड v2 का मान बताओ। हाँ फिर से बार कोशिश करो बेटा, वीडियो रोकिए और सॉल्व करिए। हो गया, चलिए अब मैं शुरू करूँ। आ जाओ, देखो अब आ जाओ बेटा, मैं कर रहा हूँ, देखना। अब ये सिचुएशन दिया रहेगा पहला डिटेल में कि पहले ये दिया हुआ है सिचुएशन, तब VCM जब ये फिगर है तो VCM 5 मीटर पर सेकेंड है, जब ये फिगर है तो VCM 4 मीटर पर सेकेंड है। आपको v1 v2 का मान बताना बहुत आसान है, क्या करना है, देखो ये VCM तो निकालना सीखा ना बेटा, पहले लेक्चर में पढ़े हुए हो, सेंटर ऑफ मास लेक्चर 1 लेक्चर 2 में सब दिया हुआ है। चलो VCM बराबर क्या होता है, जानते हो कि VCM बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपान क्या m1 प्लस m2 होता है, ये जानते हो। क्योंकि VCM यहाँ पे दिया है 5, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू 5 इक्वल टू m1 v1, राइट हैंड को हमेशा प्लस, लेफ्ट हैंड को हमेशा माइनस, m1 2, वेलोसिटी कितनी है v1 प्लस m2, देखना बेटा m2 3 है, 3, ये भी राइट हैंड है, तो v2 अपान क्या m1 प्लस m2, 2 और प्लस 3 5, 5 और 5 25 मीन्स कि 2v1 प्लस 3v2 बराबर हो गया 25। एक पहला इक्वेशन बन गया 2v1 प्लस 3v2 बराबर 25, ये पहला एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर आ जाइए 2 kg, अब यह मान लीजिए v1 है इस वाले का, और ये v2 है। चलिए बनाइए, यहाँ पर क्या बनेगा, VCM 4 है, तो 4 इक्वल टू m1 v1 2 इंटू v1 2v1 माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट है, तो 3v2 अपान
m1 प्लस m2 मीन्स 5, तो कितना हो जाएगा 20। तो क्या बना 2v1 माइनस 3v2 बराबर 20। ये बना इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो दो इक्वेशन सामने दिख रहे हैं हमारे, एक कौन सा, एक है यह, और एक कौन सा, एक है यह। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आसान से आसान और टफ से टफ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। चलिए हटा दिया बेटा फिगर, तो इसी जरूरत तो है नहीं बेटा। हाँ चलो अब देखो इसके आगे बेटा, हम लोग के पास दो इक्वेशन है। यहाँ पर दिख रहा है +3v2, यहाँ पे दिख रहा है -3v2। यदि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सम कर दिया जाए तो कितना रहा, सम 1 + 2 कर दिया जाए बेटा। इक्वेशन 1 और 2 को सम कर दिया जाए तो ये देख रहे हो ना, +3v2 और ये -3v2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 2v1 और 2v1 4v1 बन जाएगा। तो ये हो गया 4v1 इक्वल टू 25 और यहाँ 20 45। तो 2v1 इक्वल टू 45, 4v1 इक्वल टू 45। देख लो बेटा 25 और यहाँ 20 है, तो v1 बराबर कितना हो गया, तो v1 बराबर 45/4। तो v1 इक्वल टू कितना बेटा, 4 मीन्स 111 पॉइंट कितना 1025, यानी कि पहले की वेलोसिटी आई 11.25 मीटर पर सेकेंड। आ जाओ अब जा देखो, यह वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दिया जाए तो अब एक दूसरे वाले का मान आ जाएगा। चलिए तो 2v1 माइनस 3 इंटू v2, 2v1 माइनस v1 आया है ना बेटा। चलो तो 2v1 v1 अब नहीं, v1 आ चुका बेटा, एक मिनट, हाँ v1 की वैल्यू आ चुकी है। तो 2v1 देखो इस वाले में मान रख रहा हूँ, तो 2 इंटू v1 मीन्स 11.25 ना, हो गया। चलो और माइनस 3v2, तो 3v2 बराबर कितना 20 हो गया। चलिए अब क्या होगा, 3v2 को उधर ले जाइए, तो 3v2 बराबर कितना होगा, छोटा 3v2 बराबर कितना होगा, तो 3v2 बराबर ये उधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 11 22 10/5 हो जाएगा बेटा। तो 22.5 माइनस 20 हो गया। ध्यान देना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 22 हो जाएगा, 0.25 आप करोगे 0.5 हो जाएगा। तो 22.5 माइनस 20, तो 3v2 बराबर कितना आया, 22 10/5 में से 20 निकाल दो, 2 2.5 पॉजिटिव आएगा। चल तो 3v2 बराबर कितना होगा 2.5 हो गया 3v2 बराबर 2.5, तो v2 बराबर कितना होगा, तो v2 बराबर 2.5/3 मीन्स कि v2 बराबर 0.8, हाँ 24 होगा बेटा, 8 और 1 3, 0.83 मीटर पर सेकेंड। ओके फैंटास्टिक। तो ये था क्वेश्चन बेटा। इस तरह का क्वेश्चन था अभी कि VCM दिया हुआ हो और V1 और V2 बताना हो, तब क्या करेंगे। हो गया। चलिए तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब क्या, अब जैसे हमको बेटा, जैसे मान लो कि 2 मास है, ये 2 मास हैं, एक स्प्रिंग है, यहाँ हमने कोई वेलोसिटी दे दिया, यहाँ पर भी कोई वेलोसिटी दे दिया, VCM की वैल्यू बतानी है या सेंटर ऑफ मास का डिस्पर्शन में बताना, XCM बताना है। अब स्प्रिंग और मास कनेक्ट होगा तब उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, और कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर ना, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं बेटा,
उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बेटा सेमी सर्कुलर प्लेट कोई है हाफ इस तरह का, ये तो कोई एक डिस्क है, प्लेट है, हाफ डिस्क है, ये हाफ डिस्क है कोई, तो हम इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो कुछ ज्योमेट्री है कि जिसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो मेन क्वेश्चंस बता चुका हूँ आपको, अब कुछ मिक्स क्वेश्चन है जैसे यह मास स्प्रिंग सिस्टम, इसका कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उनका बेटा सेंटर ऑफ मास निकालना। तो अब यह एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बैठ करके ना, तो मैं अभी आपको बताऊंगा इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है, मैं निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे, जो दो तीन या चार मान लो मेन स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटा, ज्योमेट्री होती है, उनका सेंटर ऑफ मास आपको याद कर लेना है कि तो क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि बैठ के निकालिए उसको, ठीक है ना बेटा। तो आप उसको याद कर लेंगे, ये मास और स्प्रिंग सिस्टम है, इसको याद कर लेना है। याद नहीं करना बेटा, ये तो सॉल्व हो जाएगा तुरंत ही, टाइम नहीं लगता इसमें, आसान है, छोटा क्वेश्चन होते हैं। तो अभी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस, तो मीन्स कि यह था लेक्चर हम लोग का, यह एपिसोड था हम लोग का सेंटर ऑफ मास का 4th लेक्चर। अब सेंटर ऑफ मास का 5th लेक्चर आएगा बेटा, उसी में सब कुछ फिनिश कर देंगे, यानी जितना कुछ बचा हुआ होगा ना, तो अगले लेक्चर में उसमें मीन्स कि 5 नंबर में सेंटर ऑफ मास 5 पार्ट 5 में सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तब तक इतना तैयार कर डालिए, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 4 तक पूरा अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए सबका, फर्स्ट क्लास। इसके बाद में 5वां नंबर का लेक्चर होगा शुरुआत, ठीक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।